Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to start the unit 7, that is social policy planning and social development, सामाजिक नीति योजना और सामाजिक विकास. So we have already discussed 3 यूनिट. So 1 से लेकर 3 यूनिट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 से, बिकॉज जो यूनिट 5, यूनिट 4 एंड यूनिट 6 है इसको बाद में डिस्कस करेंगे और जो यूनिट 7 है इसको अभी डिस्कस करते हैं बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 12 से लेकर 13 क्वेश्चन. सो ये जो इम्पोर्टेंट यूनिट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में यूनिट 4, 5, 6 डिस्कस कर लेंगे. सो नाउ लेट स्टार्ट. बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी. और आप मुझे यहाँ से मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर socialwork.eportal@gmail.com एंड ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल दैट इज soap_net एंड इसकी जो लिंक होगी दैट इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें. और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन प्लीज़ आपको इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करना है. यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे ग्रुप को ज्वाइन करना है. इसकी फ़ीस 1500 रुपीज़ है और यहाँ पे सभी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक और जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसकी PDF फाइल मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन एंड मॉक टेस्ट जो कि एग्ज़ाम से पहले कराए जाएंगे, तो उसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको. और एग्ज़ाम से पहले एक कंपाइलेशन वीडियो आपको दिया जाएगा और PDF फाइल जिससे आप उसको रिवाइज करके एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे इन पेड ग्रुप में. सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट दी पॉलिसी रिलेटेड टू चिल्ड्रंस. बच्चों को लेकर के भारत सरकार के द्वारा डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स चलाए गए, उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. सो इंडिया के द्वारा 1974 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस इसको लाया गया था और उसमें माना गया था कि जो बच्चे हैं उनको एज ए डिक्लेयर किया गया था कि वो देश के सुपीरियमली इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण एसेट्स होते हैं. और उसके बाद 2013 में भी ये नेशनल पॉलिसी को लाया गया. बेसिकली जो नेशनल पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी जो होती है पहले एक बार फ्रेम हो जाती है तो उसमें बार बार अमेंडमेंट किया जाता है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती है इसलिए उसको बार बार लाया जाता है. सो ये 2013 की है. एंड अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन कौन सी स्कीम फॉर्मुलेट की गई थी. पहली द फर्स्ट दैट इज राजीव गांधी नेशनल क्रीच स्कीम फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ वर्किंग मदर. इसको लॉन्च किया गया था 2006 में. मतलब ऐसी महिलाएं जो काम करती हैं, कहीं पर जॉब करती हैं, उनके बच्चों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और ताकि उनके जो बच्चे उनका चाइल्डहुड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जैसे कि उन शिक्षा या माल न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सभी को लेकर के जो पेरेंट्स हैं उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके बाद उनको बताना माल न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बच्चों को. सो इस सभी चीज़ों के बारे ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कीम लाई गई थी ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के लिए जिनकी माता कहीं वर्किंग या मतलब कहीं पर जॉब करती है. नेक्स्ट स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ICPS इसको बोला जाता है. इसका शॉर्ट फॉर्म कहीं दिया होता है एग्जाम में और कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा. सो दिस स्कीम लॉन्च इन 2009 to 10 और इसका जो मेन एम था टू प्रोवाइडिंग द सेफ एंड द सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस. मतलब ऐसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फिर ऐसे बच्चे जो कि कन्फ्लिक्ट में हैं विद द लॉ, मतलब उनके द्वारा कोई गलत काम कर दिया जाता है तो उनमें जुवेनाइल केस लग जाता है, तो उन सभी के ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना ताकि उनका एक कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट, उनका विकास हो सके. तो ये 2009-10 में लाई गई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, बच्चों को सुरक्षित करने के लिए. बाल बंधु स्कीम, सो दिस स्कीम लॉन्च इन 2011 एंड इसके माध्यम से जो जो एरिया जहाँ पर ज़्यादा सिविल अनरेस्ट रहता है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अनरेस्ट रहता है, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाल बंधु स्कीम लाई गई थी और ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसके माध्यम से इसको ग्रांट दी गई थी इस स्कीम को. नेक्स्ट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ICPS. इसको लॉन्च कब किया गया था? 1974 में. एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ICPS को कब लॉन्च किया गया था, कई बार पूछा गया है और उसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो आपको याद करना है. और इसका जो मेन एम था किस लिए लाया गया था इसको भी याद करना है आपको. इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम चलाई गई, तो उनको करके देखते हैं. इसका जो मेन उद्देश्य था
कि एक जो प्रॉपर साइकोलॉजिकल और फिजिकल सोशल डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इसके माध्यम से जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे अंडर न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब कि 0 से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे, उनका जन्म होता है तो उनका कम वेट होता है। जो एक एवरेज वेट होता है बच्चे का जन्म के समय पर, उससे कुछ बच्चों का कम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सम कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से, या प्रॉपर फूड नहीं मिलता उनकी माताओं को, इस वजह से। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल और फिजिकल सोशल डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। और इसमें और भी चीज़ें थी, उसको देखते हैं कि करके इसके लिए डिफरेंट, ताकि जैसे अगर इसमें एनरोल कराना है तो आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं वहाँ पर इजीली जाके एनरोल कराया जा सकता है। जो जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं या अपने बच्चों को उनको एडमिट करना है इसमें, शिक्षा के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर प्री एजुकेशन शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ये जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं वहाँ पर एनरोल करा देते हैं तो उसमें वहाँ पर आपको प्रॉपर शिक्षा भी दी जाएगी, प्री एजुकेशन शिक्षा। और उसके बाद साथ में उनको हेल्थ के लिए प्रॉपर फूड दिया जाता है, साथ ही साथ उनका टीकाकरण होता है हेल्थ के लिए भी। सो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं आप। प्री स्कूल एजुकेशन देना, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप होता है रूटीन वहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आंगनबाड़ी सेंटर पर। और इसके साथ सब स्कीम की बात करें, इस स्कीम के अंतर्गत ICDS स्कीम में जैसे आंगनबाड़ी सर्विसेज हुई, चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल क्रीच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। या फिर स्कीम फॉर दी एडोलेसेंट गर्ल्स, सी इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो ये भी सभी के सभी इसी स्कीम के अंदर आते हैं। सो आपको बेसिकली याद करना ये है कि बेसिकली ये स्कीम कब लाई गई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है। बस डिटेल बहुत है, जिसमें आपको एक बार पढ़ लेना है बस। नेक्स्ट है स्कीम फॉर दी एडोलेसेंट गर्ल, SAG, जो 11 साल से लेकर 18 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए स्कीम लाई गई थी। SAG इसको बोला जाता है 2010 में, ताकि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके शिक्षा में, हेल्थ में, और उनको प्रॉपर एम्पावरमेंट किया जा सके बच्चे जो गर्ल्स हैं एडोलेसेंट एज में उनको। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि उनके बीच में हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, हाइजीन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना उनके बीच में। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कीम फॉर दी एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़, इसको सक्षम बोला जाता है। सो दिस स्कीम लॉन्च इन 2014। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो एडोलेसेंट एज होती है 11 से लेकर 18 साल, उनमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, मतलब वो सेल्फ रिलायंट हो सकें। उसके लिए उनको डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है, और जेंडर सेंसिटिव हो सकें, और एक अवेयर सिटीजन बन सकें। उसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी, इसका नाम था सक्षम। और इसके माध्यम से बच्चों को, जिन बच्चों की उम्र 16 साल से ज़्यादा है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, स्किल प्रोवाइड कराना, NSDP प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत इसको वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड कराना बच्चों को। और ये जो स्कीम थी, ये बेसिकली सक्षम यूनिट सेल बनाए गए थे डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट ब्लॉक लेवल पर, ताकि उनको ये प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको पोषण अभियान बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। इसे पूछा जाता है कि पोषण अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। इसका जो मेन उद्देश्य था कि आप यहाँ से देख सकते हैं, पोषण मतलब फूड को लेकर के था, ताकि जो बच्चे जो जन्म के समय पर जिनका वेट कम होता है, या जो स्टंटिंग होती है, मतलब एक उम्र और एक वेट के अकॉर्डिंग उनका हाइट नहीं बढ़ती है, तो ऐसे बच्चे जिनमें अंडर न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, तो उन सबको लेकर के ये स्कीम चलाई गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से जो स्टंटिंग थी उसको कम करना था, मतलब 38 से लेके 25% तक इसको कम करना था, मिशन था 2022 तक का। तो ये इसको बोला जाता है पोषण अभियान। ये इम्पोर्टेंट है। ये कब लॉन्च की गई? 2016 में। क्या उद्देश्य था इसका? इसके माध्यम से जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं या जो स्टंटिंग का शिकार हैं, उनको कम करना इस प्रकार से। नेक्स्ट है एंड दी बेसिकली ये जो फोकस की, ये जो स्कीम थी, फोकस थी उन सभी बच्चों पर अप टू द एज ऑफ 6, मतलब 6 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं, प्रेग्नेंट वीमन होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनको फोकस करते हुए स्कीम को चलाया गया था। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। द पॉलिसी रिलेटेड टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जो पर्सन दिव्यांगजन होते हैं, जो कि फिजिकली या किसी प्रकार से डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा 2006 में 2006 में एक नेशनल पॉलिसी को लाया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था, ताकि उनकी जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं,
उनकी नीड्स पूरी हो सके, उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सके इन सभी पॉलिसी के माध्यम से। और इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल और ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि उनको एक सिक्योरिटी और एक, ताकि वो अच्छी तरह से लाइफ जी सकें। सो डिफरेंट ऐसे आर्टिकल और ऐसे प्रोविज़न है हमारे संविधान में, उनको देखते हैं। आर्टिकल 14 जो गारंटी करता है दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर सिंपल वर्ड में बोले इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑल द इक्वल। एंड आर्टिकल 43 बोलता है कि द डायरेक्ट दैट द स्टेट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन। स्टेट के जो भी जितने भी नागरिक हैं सबको बराबर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ये स्टेट का काम होता है। स्टेट मतलब होता है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी बात की जा रही है। जो आर्टिकल 41 है ये इंश्योर करता है द स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन, मतलब सरकार ऐसे प्रोविजन बनाएगी, एक ऐसे प्रोविजन जो कि उनको अधिकार देंगे राइट टू वर्क, मतलब काम का जो अधिकार होता है, जैसे कि नरेगा है, जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं तो उनको अधिकार होता है कि वो सरकार उनको काम देगा 100 डे के लिए। इसी प्रकार से जो डिफरेंट लेवल पर्सन होते हैं उनको भी राइट टू वर्क उनको अधिकार है, शिक्षा का उनको अधिकार है और पब्लिक असिस्टेंट का। तो ये सभी चीज़ें स्टेट प्रोवाइड कराएगी। एंड इन केस ऑफ दी अगर वो बेरोजगार हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, सिकनेस है या डिसेबल्ड है, तो इन सभी के लिए सरकार के द्वारा एफर्ट किए जाएंगे, ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं। इसके अलावा ये 1955 में एक्ट लाया गया था जिसका नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड दी फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ पर होगा? एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। इसके अलावा जो भी उनके लिए एक अच्छा एक फ्रीली इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि वो अच्छे से इन सभी चीज़ों को अवेल कर सकें, क्या शिक्षा को, एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे को। नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसऑर्डर। ये बेसिकली हेल्थ को लेकर के था। मेंटल डिसऑर्डर जितने प्रकार के होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको लेकर के इस एक्ट को लाया गया था। ये नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विथ डिफरेंट डिसेबिलिटी, ये सभी हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। सो इसकी डिफरेंट 4 कैटेगरी थी, इसको इसलिए इनेबल किया गया था ताकि ये जो डिफरेंट एबल पर्सन होते हैं उनको एक ऐसा माहौल मिल सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके ताकि वो अपने आप को चेंज कर पाएँ। और उसके बाद नेक्स्ट था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। 1992 में ये एक एक्ट लाया गया था, ये जो डील करता था बेसिकली कि प्रोवाइडिंग द रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। जो भी डिफरेंट लेवल पर्सन है उनको रिहेबिलिटेशन सर्विस मतलब होता है इसका कि वो अच्छी तरीके से अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकें, ठीक कर सकें, अपनी मरम्मत कर सकें। तो उनको इस प्रकार का एक इस एक्ट में ऐसे प्रोविज़न किए गए थे ताकि उनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ये कुछ प्रोविजंस थे जो कि हमारे भारतीय संविधान में या फिर डिफरेंट पॉलिसी लाई गई थी, एक्ट लाए गए थे, बनाए गए थे। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है जो कि डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए लाई गई है। सो द फर्स्ट प्रोग्राम एंड स्कीम दैट इज दी दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, इसको ट्रिपल डी एस बोला जाता है। सो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो दिस स्कीम लॉन्च इन 2003, इसको 2003 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था कि टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, बराबर का हक मिले, उनको सोशल जस्टिस मिले, उनका एम्पावरमेंट हो सके, तो उनको ऐसा एक माहौल क्रिएट करके देना। और इसके साथ साथ ही ये जो पहले एक्ट लाया गया था 2016 में, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इस एक्ट का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इस चीज़ को भी इंश्योर करना इस पॉलिसी, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। और इसके साथ ही वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, हेल्थ में, एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी में, ये सभी चीज़ों में प्रॉपर तरीके से उनको ये जो सर्विसेज हैं वहाँ तक पहुँच सकें, इस स्कीम का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट स्कीम है सुगम्य भारत अभियान, इसका मतलब है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये 2015 में लाया गया था। सुगम का मतलब होता है कि उन्हें सब चीज़ें आसानी से मिल सकें, ईजिली एक्सेसिबल हो सकें। जैसे कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में जैसे कि जो सीढ़ियाँ बनी होती है ऊपर जाने के लिए, तो उनको प्रॉपर रैंप लगाना ताकि वो लोग ईजिली पहुंच सकें, क्योंकि जो कि पैरों से अगर डिसेबल्ड होते हैं तो वो कैसे चढ़ पाएंगे। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना, जैसे कि बस स्टैंड है तो बस स्टैंड पर ऐसे बस स्टैंड को बनाना ताकि वो जो लोग अगर डिसेबल्ड पर्सन है उनको पकड़ने में या चलने में दिक्कत होती है तो वो ईजिली वहाँ पर एक्सेस कर पाएँ।
तो एक ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो इजीली उसको एक्सेस कर पाएँ, जैसे कि बिल्ट इन्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना ऐसा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी, ये सभी चीज़ें ईजिली एक्सेस कर पाएँ वो। और जैसे कि ऑनलाइन लाइब्रेरी है, या फिर एक सारथी पोर्टल लाया गया था, दिव्यांगजन सारथी पोर्टल, ये जो ऐप था मोबाइल ऐप, इसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ तक पहुँच सके आसानी से जो डिसेबल पर्सन को। नेक्स्ट है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, यूडीआईडी। ये बेसिकली इसमें क्या था कि जैसे आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से डिसेबिलिटी पर्सन का भी एक डिसेबिलिटी जो डिटेल होगी उसमें पूरा प्रॉपर उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, सो उनको एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जा सके, जैसे कि जो सर्टिफिकेट वो यूज़ कर सकते हैं कहीं जॉब में या फिर हेल्थ हेल्थ सेंटर पर कहीं पर भी। तो ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था इसके माध्यम से उनको एक नंबर दिया जाता था, जैसे कि राशन कार्ड में नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, इसी प्रकार से इनको भी नंबर दिया गया था ताकि वो सभी सभी जो स्कीम्स है प्रोग्राम्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर पाएँ। पॉलिसी रिलेटेड विद दी सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स चलाए गए, सो उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो 2011 में सरकार के द्वारा पहली नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन्स 2011 में इसको लाया गया था, और जिसके माध्यम से जो एल्डरली पर्सन है उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। उसके बाद आर्टिकल 41 जो कि हमारे भारतीय संविधान में निहित है, और हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके माध्यम से जो सीनियर सिटीजन हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, और ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं ताकि उनके अधिकारों को सिक्योर किया जा सके। जैसे कि आर्टिकल 41 है, इसमें भी एक इफेक्टिव प्रोविजंस किए जाएंगे सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, ताकि उनके उनके जो अधिकार हैं वो सिक्योर हो सके। आर्टिकल और उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर का हक, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे मैन हो, चाहे वीमन हो। राइट टू इक्वालिटी, इसको फंडामेंटल राइट बोला गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल। सो हमारे भारतीय संविधान में जितने शेड्यूल हैं उनमें से जो 7वां शेड्यूल है ये इंश्योर करता है सोशल सिक्योरिटी, और इसको डाला गया है कंकरेंट लिस्ट में। इसका मतलब होता है कि स्टेट और जो राज्य सरकार है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों का ही ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। इसके साथ ही UN जनरल असेंबली के द्वारा भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1999 में, और इसको माना जाता है इंटरनेशनल ईयर फॉर दी एल्डरली पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके अलावा UN जनरल असेंबली के द्वारा भी मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन इसको एक्सेप्ट किया गया था, उसके अलावा इसको 2002 में, और संघाई प्लान फॉर एक्शन 2002 में, मकाऊ आउटकम डॉक्यूमेंट 2007 में इसको लाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, इसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये प्लॉट किया गया था, ये जो कानून लाया गया था 2007 में, मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स के उनके वेलफेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए ये एक्ट लाया गया था 2007 में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड दी एम्पावरमेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम है, उनको देखते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय वायुश्री योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो भी सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़े होते हैं, तो उनके जो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी जो होती है कम होने लगती है, तो उसको उसी के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इसके स्कीम के माध्यम से उनकी मदद की जाती है ताकि वो एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो काम कम कर पाते हैं, तो अगर उनको इस प्रकार की जो समस्या होती है उनको उनसे निजात मिलेगा, उनसे ठीक हो जाएंगे, तो वो कुछ काम करेंगे तो प्रोडक्टिव लाइफ जी सकेंगे, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकेंगे अपनी। और इसके माध्यम से उनको, इस स्कीम के माध्यम से फिजिकल एड्स भी उनको दिया जाता था। उसके साथ साथ जो लिविंग डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से वो चल फिर सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को उनको दिया गया था जो भी BPL कैटेगरी में आते हैं। और इसके साथ साथ कि इसमें जो बेनिफिशरी होंगे जिनको इस स्कीम के अंतर्गत उनको बेनिफिट दिया जाएगा, तो उसमें से 30% महिलाएँ होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री वाया बंदना स्कीम। सो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2017 में। सो ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी? LIC के द्वारा, जो ताकि जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी
उनको प्रोवाइड करना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो कि रिलेटेड है एजुकेशन, शिक्षा से लेकर के कुछ पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई गई थी कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को। तो उसको देखते हैं कि करके कौन कौन से कानून हैं हमारे संविधान में, कौन से एक्ट एंड प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि शिक्षा को, एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए बाध्य होते हैं। सो इसको एक एक करके देखते हैं। सो आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45 जो है कंसर्न करता है कि प्रमोटिंग द क्वालिटी एजुकेशन फॉर दी ऑल, सभी के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना, प्रमोट करना, ये कंसर्न है आपका आर्टिकल 21A एंड 45। मतलब ये दोनों आर्टिकल हैं, इस पर मैंसन किया गया है कि सभी के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन देना। उसके बाद 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई सरकार के द्वारा। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो सभी बच्चों के लिए जिनकी उम्र 14 मतलब उनकी जो एज है अप टू दी 14 है, उनको सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराना। और इसके साथ इसका मेन फोकस था कि रीजनल जो लैंग्वेज होती है, जैसे आप जहाँ पर हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको लर्न करना। उसके बाद फिर जो जो 3 लेवल का जो कंसेप्ट था कि जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन में आपको तीन तीन लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब ऑप्शनल था कि आपको एक रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और आपकी हिंदी, ये सभी इस प्रकार से। और इसके साथ साथ इसमें इनकरेज किया गया था कि जो संस्कृत भाषा है उसको, उस पर भी फोकस किया जाएगा, टीचिंग उसको भी पढ़ाई जाएगी, उसको इनकरेज किया जाएगा। और देश की जो जो टोटल नेशनल इनकम होती है उसका 6%, मतलब जो जीडीपी में जो 6% जो होता है दिया जाएगा कहाँ पर, बजट में आपको एजुकेशन पे दिया जाएगा। ये पहली जो एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी उसमें मेंशन किया गया था। उसके बाद 1986 की जो पॉलिसी थी इसमें फोकस किया गया था कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उसके बाद अडल्ट एजुकेशन पे फोकस करना और ज़्यादा टीचर को रिक्रूट करना, क्योंकि पहले टीचर कम थे। और ख़ास करके जो एससी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, वहाँ से टीचर की भर्ती करना, ज़्यादा रिक्रूट करना, क्योंकि वहाँ से कम टीचर थे इसी वजह से। और उसका साथ साथ जो जो पुअर फैमिली है, जहाँ पर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको इंसेंटिव देना ताकि वो अपने बच्चों को कॉलेज स्कूल भेजें। और नए नए संस्थान का निर्माण करना, न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाना, और उसके साथ साथ हाउसिंग एंड सर्विस प्रोवाइड करना, ये सभी ये न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसमें ये सभी प्रोविजंस थे। नेक्स्ट, इट लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव दी प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। मतलब प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। उसके बाद 1985 में इग्नू को बनाया गया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये ओपन मतलब डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी आप डिग्री कर सकते हैं। आपको कोई अगर कोर्स करना है तो आपको एग्ज़ाम कॉलेज में नहीं जाना है, आपको एग्ज़ाम देना डायरेक्ट। नेक्स्ट 1992 में एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। इसका जो मेन उद्देश्य था कि नॉलेज को बढ़ावा देना और फ्री ऑफ थॉट्स को डेवलप करना लोगों के बीच में थ्रू आउट द कंट्री। और इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो थे इसको कंडक्ट किया करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, ताकि जो डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल प्रोग्राम के लिए, प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, तो उनका एक ही एग्जाम, एक एडमिशन प्रोग्राम के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। जैसा अभी होता है, जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो पूरे इंडिया में एक ही एग्ज़ाम होता है, इसके माध्यम से आपका एडमिशन होता है। 2005 में ये जो स्कीम लाई गई थी, सॉरी पॉलिसी जो लाई गई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, ये बेस्ड थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आधारित। और इसमें इसका जो मेन उद्देश्य था इस पॉलिसी का कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना, और इसके अलावा नेशनल ट्रिब्यूनल का गठन करना, और साइंस और मैथमेटिक्स और फिर इंग्लिश के लिए एक ही जैसा करिकुलम होना चाहिए। ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर 2019 में जो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ड्राफ्ट लाया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जिसको बाद में पास कर दिया गया था 29 जुलाई 2020 को सरकार के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया था। इसमें जो है एजुकेशन का जो सिस्टम था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। जो पहले का जो सिस्टम था 10+2 वाला, उसको बदल करके 5+3+4+4 कर दिया गया। मतलब आपको 3 साल जो आंगनबाड़ी सेंटर है, यहाँ पर प्राइमरी जो स्कूल शिक्षा होती है वहाँ से लेना है, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर एजुकेशन यहाँ देख सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम था, ये आपका न्यू एजुकेशन सिस्टम यहाँ से देख सकते हैं। फाउंडेशन के स्टेट में आपको
डिफरेंट एक्टिविटी सिखाई जाएंगी। प्ले स्कूल होता है, इसको बोलते हैं। दूसरा प्रिपरेशन स्टेज में डिफरेंट प्ले, डिस्कवरी, डिफरेंट एक्टिविटी जो कि टीचर के द्वारा की जाएंगी। एक मतलब एक इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग है। उसके बाद मिडिल स्टेज में आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगी, जैसे कि साइंस, ह्यूमैनिटी, जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसका मतलब है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड की गई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ये एजुकेशन के लिए सरकार के द्वारा डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाए गए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन है, देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, कि मतलब यहाँ पर जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और इसमें जो कॉलेज यूनिवर्सिटी थे उसको अपग्रेड करने के लिए 150 कॉलेज और 3500 यूनिवर्सिटी जो कॉलेज थे उनको अपग्रेड करने के लिए, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इन सभी चीज़ों के लिए पैसे दिए गए थे इस स्कीम के अंतर्गत। और उसमें नए 5000 फैकल्टी पोजीशन भी क्रिएट किए गए थे। नेक्स्ट है साक्षर भारत। तो इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था कि लिटरेसी रेट को 2012 तक 80% कर देना, और जो मेल फीमेल जो लिटरेसी रेट है बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो लिटरेसी रेट जो गैप होता है उसको कम करना, ताकि सब बराबर से पढ़ाई करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये इंटरमीडिएट के लिए है, जैसे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए। तो इसमें क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन को उनकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, उसको बढ़िया करना, और साथ ही साथ जो एनरोलमेंट रेट है उसको बढ़ा देना। पहले था 52, उसको 75 तक करने के लिए इसमें मेंशन किया गया था इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम, जिसको MOMS बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इसका जो मेन उद्देश्य था कि बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है बढ़ जाए, रिटेंशन हो जाए, मतलब जैसे कि बच्चा एडमिशन लेता है और छोड़ देता है पढ़ाई, तो उस प्रकार से, और साथ ही अटेंडेंस भी उसकी बेहतर रहे, ताकि इसीलिए उसको फूड दिया जाता था, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी बढ़ सके। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाई गई थी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मतलब है कि ये सेंटर और स्टेट के बीच में दोनों के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, जो कॉस्ट होती है, दोनों के द्वारा शेयर की जाएगी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए शिक्षा। इसको 2007 में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से एक यूनिवर्सली एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा प्रोवाइड कराना सभी के लिए, और टू रिटेंशन एंड टू ब्रिज जेंडर एंड दी सोशल कैटेगरी गैप। जो भी हमारे समाज में जो गैप है जेंडर बेसिस पे या सोशल, उस सबको कम करना, और बच्चों की जो जो उपस्थिति है, इसको बोलते हैं एनरोलमेंट है, उसको बढ़ाना। इसमें 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं स्पेशली उसको बेनिफिट करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। इसकी कुछ सम स्कीम भी है, सब स्कीम, छोटी स्कीम इसके अंतर्गत काम करती हैं, जैसे कि पढ़े भारत, बड़े भारत, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, या विद्यांजलि, या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सभी इसी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पढ़े भारत, बड़े भारत। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से लैंग्वेज डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था इसका, और इसके साथ साथ ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट को डेवलप करना, क्रिएट करना, और होम सोशल ट्रांजिशन में सोशल पर्सपेक्टिव को रिकॉग्नाइज करना। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो बच्चे क्लास 1 और 2 में होते हैं उनमें लर्निंग आउटकम डेवलप करना, और क्लास 8 तक उनमें रीडिंग इनिशिएटिव डेवलप करना। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से पूरे देश में जो हमारे देश का डाइवर्स कल्चर है, जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, चाहे वो राज्य हों चाहे यूनियन टेरेटरी हो, वहाँ पर इस सबको प्रमोट करना, इन्हांस करना, इंट्रैक्शन को इन्हांस करना लोगों के बीच में, और एक उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना लोगों के बीच में। तो ये इसका मेन उद्देश्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। नेक्स्ट है उड़ान, गिविंग विंग्स टू द गर्ल्स। बेसिकली ये गर्ल्स के लिए स्कीम लाई गई थी, उड़ान, 2017 में, और जो कि CBSE के द्वारा लॉन्च की गई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ MHRD। अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गया है, पहले MHRD था। सो जो बेसिकली लो एनरोलमेंट रेशियो लड़कियों का है उसको बढ़ाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में, जैसे कि जो स्कूल एजुकेशन होती है, उसके बाद जब उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है तो बहुत लड़कियां कम
कम जाती हैं पढ़ने के लिए, तो उस गैप को कम करने के लिए स्कीम को चलाया गया था, उड़ान स्कीम को। और उसके साथ साथ उनको ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, या जो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, उनको उनके एडमिशन के लिए उनको पहले से ही एक प्री लोडेड टैबलेट देना, मतलब इसमें सब कुछ पहले से रहेगा, क्लास 11th और 12th का जो स्टडी मटेरियल है, ताकि वो पढ़ करके जो इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन टेस्ट होते हैं उनको दे सकें, जैसे IIT JEE या मेडिकल, ये सभी। नेक्स्ट है उन्नत भारत अभियान। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू वर्क विद द पीपल ऑफ रूरल एरिया। इसका मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे IIT है, एम्स है, तो उनके आसपास के जो विलेज होते हैं, तो उन विलेज को डेवलप करने के लिए इनकी जिम्मेदारी हो गई थी। इन सभी इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, मतलब अभी भी है। और यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो जाते हैं, विजिट करते हैं गाँव को, और वहाँ की कंडीशन को देखते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको फेस करते हैं, फिर उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस प्रकार की स्कीम है। नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ये स्वयं पोर्टल बोल सकते हैं इसको, जो स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो बच्चे डिजिटली अवेयर नहीं है, ज़्यादा वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, या वो जो डिजिटल जैसे मोबाइल है या लैपटॉप उनके पास नहीं होता है, तो वो इस स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइम पे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती है स्वयं पोर्टल पर। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एमिनियंस, IOE बोला जाता है। ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था कि हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, IIT है, एम्स है, जितने भी JNU DU सभी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं स्टेट लेवल पे, उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा सके, तो इसलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच।